वेलकम टू माय क्लास। चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारी इतिहास वाली क्लास में है 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह क्यों हुआ, क्या इसके कारण थे, क्या इसके परिणाम थे, तो इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। देखिए 1857 का विद्रोह, इसके कौन कौन से कारण हैं, 1857 का विद्रोह क्यों हुआ, क्या कारण थे, इन सब के बारे में आज हम डीपली पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। 1857 का जो विद्रोह था वो किसके खिलाफ हुआ था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई थी उसके खिलाफ ये विद्रोह हुआ था। किसके खिलाफ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1857 का जो विद्रोह था वो हुआ था। इसके क्या क्या कारण थे, तो इस विद्रोह के कारण थे राजनीतिक कारण थे, सामाजिक कारण थे, धार्मिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, सैनिक कारण और तात्कालिक कारण। ये सभी कारण थे, इनके कारण जो विद्रोह हुआ था। आपने देखा होगा, जैसे हमने हमारी वो लास्ट क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया कि जो 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हो गया था और 15 अगस्त को भारत आज़ाद हो गया था। इससे आगे आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए जो 1857 का जो विद्रोह था, इसको ऐसे समझिए कि जैसे देखिए एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति को बहुत सारी बीमारियां लगी हुई हैं और बीमारियों के साथ साथ जैसे कि अभी कोरोना टाइम था तो इसको कोरोना और हो गया। जैसे कोई इसको किडनी की भी प्रॉब्लम थी, इसको और भी बहुत सारी बीपी की भी प्रॉब्लम थी, इसको मीन्स बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि फेफड़ों की सांस लेने की भी इसमें प्रॉब्लम थी। तो इसको बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति था और इसको कोरोना हो गया तो और इसकी मौत हो जाती है। जब कोरोना में मौत हो जाती है तो इसको क्या बोलेंगे कि इसकी मौत कोरोना की वजह से हुई है, जबकि इसको बहुत सारी बीमारियां हुई थी, इसके कारण नहीं हुआ था। तो जैसे हमारा देश में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके राजनीतिक कारण भी थे, सामाजिक कारण भी थे, आर्थिक कारण भी थे, सैनिक कारण भी थे, इसमें बहुत सारे कारण थे। लेकिन जो मेन था वो क्या था? तात्कालिक कारण। आगे हम डिस्कस करेंगे कि वो चर्बी वाले जो कारतूस थे वो था मेन कारण, वो था हमारा कोरोना। ऐसे समझे? जैसे कि देखिए एक और तरीका से समझिए, जैसे कि ये दीपावली पे आप जैसे कि बम फटकाते हैं तो इस बम में बहुत सारा बारूद भरा हुआ होता है, लेकिन ये विस्फोट नहीं करता। जब इसमें हम तीली लगाएंगे तभी ये विस्फोट करेगा। उसी प्रकार से जैसे कि इसमें बारूद का मतलब हो गया, राजनीतिक कारण भी थे, सामाजिक कारण भी थे, आर्थिक कारण भी थे, सैनिक कारण भी थे और तात्कालिक कारण भी थे। लेकिन तात्कालिक कारण नहीं, सैनिक कारण भी थे। तो ये सारे कारण इसमें पहले से मौजूद थे, लेकिन जो तात्कालिक कारण था, इसमें जो तीली लगाने का काम किया वो किसने किया? तात्कालिक कारण ने। तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले जो कारतूस थे उनके बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे चर्बी वाले जो कारतूस थे उनके बारे में। तो ये थे 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण। तो इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले देखिए राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में क्या था कि कुछ गवर्नर जनरल थे जिनकी जो नीतियां थी उनके कारण जो 1857 का विद्रोह हुआ था। जैसे कि 1600 ईस्वी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो उनका उद्देश्य यहाँ पर शासन करना नहीं था, उनका उद्देश्य सिर्फ यहाँ पर अपना व्यापार करना था। इसके बाद में जब उनको 150 वर्ष निकल गए तब उनको लगा कि हाँ हम यहाँ पर अपना शासन कर सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं बहुत ही सीधे साधे हैं, जिनको कि हम आपस में लड़वा करके यहाँ पर इन लोगों पर शासन कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इसमें गवर्नर जनरल भी थे, जैसे कि इसके 3 गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड
बेलेजली, लॉर्ड बेलेजली। दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। और जो तीसरे थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इनके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे, पहले आप समझ लीजिए। ये मीन्स ये जो गवर्नर जनरल जो बन कर के आए बंगाल में, तो इनको लगा कि हाँ हम यहाँ पर शासन कर सकते हैं, तो उन्होंने व्यापार के साथ साथ यहाँ पर शासन करने के लिए फूट डालो राज करो की नीति, मतलब अनेक ऐसे तरीके अपनाए जिनसे कि वो यहाँ पर अपना शासन कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कौन कौन सी नीतियाँ थी, क्या क्या कारण थे। लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि। जो लॉर्ड बेलेजली थे इनका कितना टाइम था? 1798 से 1805 ईस्वी। जो 1798 से 1805 ईस्वी तक इनका समय था। इन्होंने क्या क्या किया? इन्होंने समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। पहला क्या कारण था? इन्होंने समाचार पत्र थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया। दूसरा जो कारण था, लॉर्ड बेलेजली ने ही भारतीय राज्य, जितने भी राज्य थे भारत में, उनके समक्ष प्रस्ताव रखा था। पहला प्रस्ताव क्या था कि या तो भारतीय राज्य युद्ध करे या फिर भारतीय राज्य संधि स्वीकार कर ले। क्या थे? या तो भारतीय राज्य युद्ध करे या भारतीय राज्य संधि कर ले। आगे देखिए, भारतीय राज्यों को सहायक संधि के अंतर्गत यहाँ पर अपनी सेना रखनी होती थी। मीन्स जो भारतीय राज्य संधि को स्वीकार कर लेता था उसको अपने वहाँ पर सेना रखनी होती थी। उस सेना का खर्च भारतीय राज्य को ही उठाना पड़ता था। जब ब्रिटिश के लोग यहाँ पर मीन्स रहेंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे, तो उनका जो खर्च होगा वो सभी उन्हीं को उठाना पड़ेगा, भारतीय राज्यों को। इसके अलावा ब्रिटिश रेजिडेंस भी भारतीय राज्य को अपनी सीमा में रखना होता था। जो ब्रिटिश रेजिडेंस मीन्स ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, वो भी भारतीय राज्य थे, उनको अपनी सीमा में रखना होता था। सहायक संधि किया हुआ राज्य बिना अंग्रेजों के पूछे किसी भी राज्य से ना तो युद्ध कर सकता है ना ही संधि कर सकता है। मीन्स उनकी जो शासन की बागडोर थी वो सभी अंग्रेजों के हाथ में चली गई थी। वो या ये चाहते थे या तो वो हमसे संधि कर ले, जो ब्रिटिश राज्य है वो भारतीय राज्य है, या तो हमसे संधि कर ले या फिर हमसे युद्ध कर ले। तो अगर वो संधि करता है तो यहाँ पर ब्रिटिश सेना भी रखनी होगी और ब्रिटिश रेजिडेंस भी रखना होगा, जिसका पूरा जो खर्चा होगा वो भारतीय राज्य को उठाना पड़ेगा। और जो भारतीय राज्य है वो ना अपनी परमिशन के ना तो किसी से युद्ध कर सकता है ना ही किसी से संधि कर सकता है। ये था प्रस्ताव। लॉर्ड जो बेलेजली थे उनकी सहायक संधि थी ये। इस सहायक संधि की हुई जो राज्य थी उसकी स्वतंत्रता इसमें समाप्त हो गई थी। और जाहिर सी बात है कि जो राज्य होगी उसकी स्वतंत्रता तो पूरी तरह छिनी जाएगी जब उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। ना ही तो वो किसी से अपनी इच्छा से युद्ध कर सकता है, ना ही अपनी इच्छा से संधि कर सकता है। आगे देखिए, इसके बाद आते हैं लॉर्ड डलहौजी। जो लॉर्ड डलहौजी हैं इनका समय है 1848 से 1856। इन्होंने 3 प्रकार से भारतीय राज्यों का विलय किया था। जो लॉर्ड डलहौजी थे इन्होंने भारतीय राज्य थे उनको 3 प्रकार से शासन में मिलाया था। किस प्रकार से? पहला था युद्ध के माध्यम से, दूसरा था हड़प नीति या विलय की नीति के माध्यम से, और तीसरा था कुशासन के आधार पर। जो लॉर्ड डलहौजी थे इन्होंने युद्ध के माध्यम से 3 राज्यों का विलय किया था। युद्ध के माध्यम से 3 राज्यों का विलय किया था। 3 राज्य कौन कौन से थे? BSP, बर्मा, सिक्किम, पंजाब। कौन कौन से थे? बर्मा, सिक्किम और पंजाब। इन 3 राज्यों को अपने शासन में मिला लिया था। आगे देखिए, हड़प नीति। इसके बाद आती है हड़प नीति, और हड़प नीति के माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने गोद लेने की नीति पर प्रतिबंध लगा दिया था।
जो गोद लेने की नीति थी कि जो भी राजा हो उसके संतान नहीं होती है वो किसी को गोद ले सकता था, तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया। अब इनके राज्य में जिनके वैध पुत्र नहीं होते थे उनके राज्यों को डलहौजी ने अब विलय करके अपने शासन में मिला लिया था। आगे देखिए, एक ट्रिक के माध्यम से हम इनको याद रख सकते हैं कौन कौन से राज्य थे जिनको हड़प नीति या विलय की नीति के माध्यम से अपने शासन में मिला लिया लॉर्ड डलहौजी ने। तो कौन कौन से थे? सजय, सब, उदयपुर की रानी नहीं आई। इस ट्रिक को आप आसानी से याद रख सकते हो। सजय से, सात से कौन सा हो गया हमारा? सतारा। कौन सा हो गया? सतारा। दूसरा जय से हो गया जैतपुर। फिर सा से हो गया संबल। बा से हो गया बघाट। एक सेकेंड, इसको यहाँ पर दोबारा से यहाँ नोट करूँ, बघाट। आप नोट करते चलिए इनको। उसके बाद में उदयपुर से उदयपुर। रानी से रानी लक्ष्मीबाई। और नए ना से नागपुर। रानी से रानी लक्ष्मीबाई। ऐसे करके ये जो राज्य थे, एक बार आप, मैं बोल रही हूँ आप नोट कर लीजिए। सा से सतारा, जे से जैतपुर, सा से संबल, बा से बघाट, उदयपुर से उदयपुर और रानी से रानी लक्ष्मीबाई, ना से नई, आई मीन्स नागपुर। आगे देखिए, ये राज्य थे, इनको हड़प नीति या विलय की नीति के माध्यम से अपने शासन में लॉर्ड डलहौजी ने मिला लिया था। इसके बाद आता है कुशासन के आधार पर। कुशासन के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने आउटरम की जो सरकारी रिपोर्ट थी उसके आधार पर अवध का जो राज्य था उसको मिला लिया। लॉर्ड डलहौजी ने आउटरम की सरकारी रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय कर वहाँ का जो चीफ कमिश्नर था हेनरी लॉरेंस, उनको बनाया। किसको बनाया? हेनरी लॉरेंस को वहाँ का चीफ कमिश्नर बनाया था। कौन सी रिपोर्ट के आधार पर? आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर। आगे देखिए नोट। अवध का अंतिम नवाब कौन थे? नवाब वाजिद अली शाह। कौन थे? नवाब वाजिद अली शाह। डलहौजी ने भारत के मुगल बादशाह को लाल किला छोड़ने के लिए, बादशाह की उपाधि छोड़ने के लिए और उत्तराधिकारी घोषित करने की जो नीतियां थी उनको त्यागने के लिए कहा था। कौन से मुगल बादशाह को? नवाब वाजिद अली शाह को। यहाँ तक हमारी क्लास थी। इससे आगे हम कल डिस्कस करेंगे। इससे आगे जो लॉर्ड कैनिंग हैं उन्होंने क्या क्या किया था, उनके कौन कौन से सामाजिक धार्मिक जो कारण थे उनके बारे में डीपली पढ़ेंगे। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। इसको एक बार पुनः रिपोर्ट जल्दी से करें डिस्कस। देखिए 1857 का विद्रोह हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शुरुआती दौर में सिर्फ यहाँ पर व्यापार करने के लिए आई थी। फिर बाद में उन्हें लगा कि हम यहाँ पर शासन कर सकते हैं, क्योंकि जो भारत के जो लोग हैं वो बहुत ही सीधे साधे हैं। उनका प्रमुख कारण कौन कौन से थे? 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारण थे, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण। इनमें ये सभी तो पहले से मौजूद थे, लेकिन जो तात्कालिक कारण था वो मुख्य था। वो क्या था? चर्बी वाले कारतूस, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। एक व्यक्ति के अंदर सब कुछ समाहित पहले से था, लेकिन उसमें जो चिंगारी लगाने का जो काम किया तात्कालिक कारण ने किया। आगे देखिए, कुछ गवर्नर जनरल, हमने आपको 3 गवर्नर जनरल ऐसे बताए थे, बेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। इन्होंने, इनकी जो नीतियां थी इन कारण भी यहाँ पर 1857 का विद्रोह हुआ था। इसमें लॉर्ड बेलेजली की जो सहायक संधि थी उसने क्या क्या किया? उनका जो समय था 1798 से 1805 तक था। उन्होंने समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया था। लॉर्ड बेलेजली ने भारतीय राज्यों के समक्ष 2 प्रस्ताव रखे थे। पहला, या तो भारतीय राज्य युद्ध करे या फिर संधि स्वीकार करे। और संधि स्वीकार करने का मतलब आप जानते ही हो
कि वह अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता था। भारतीय राज्यों को ब्रिटिश सेना रखनी होती थी, जिसका जो खर्चा था वो भारतीय राज्यों को उठाना पड़ता था, और एक ब्रिटिश रेजिडेंस भी रखना होता था, उसका खर्चा भी भारतीय राज्य को उठाना पड़ता था। और जो संधि किया हुआ राज्य था वो बिना अंग्रेजों के पूछे ना तो दूसरे राज्य से युद्ध कर सकता था, ना ही संधि कर सकता था। मीन्स जो उसकी राज्य की स्वतंत्रता थी वो सारी छिन चुकी थी, वो सभी ब्रिटिश जो सत्ता थी उसके हाथों में चली गई थी। फिर आते हैं लॉर्ड डलहौजी, जिनका समय था 1848 से 1856 तक। इन्होंने 3 प्रकार से भारतीय राज्यों को मिलाया था। पहला था युद्ध के माध्यम से, दूसरा हड़प नीति या विलय नीति के माध्यम से, और तीसरा था कुशासन के आधार पर। युद्ध के माध्यम से इन्होंने 3 राज्यों को मिलाया था, बर्मा, सिक्किम, पंजाब। हड़प नीति के माध्यम से, हड़प नीति मीन्स गोद लेने की जो नीति थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। जिनके वैध पुत्र नहीं होते थे उनके राज्यों को विलय करके अपने शासन में मिला लेते थे। इसमें कौन कौन से बताए थे? सजे सब उदयपुर की रानी नहीं आई, इतने सारे जो राज्य थे वो सभी इन्होंने अपनी सत्ता में मिला लिए थे। सात से हमने आपको बताया था कि जो इन सबको हम एक बार फिर पुनः रिपीट करते हैं। सात से सतारा, जे से जैतपुर, सात से संबल, बा से बगाट, उदयपुर से उदयपुर, और रानी से रानी लक्ष्मीबाई, और ना से नागपुर। इतने राज्यों को मिला लिया था। उसके बाद में आता है कुशासन के आधार पर अवध का विलय। जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने आउटरम की जो रिपोर्ट थी उसी के आधार पर अवध का विलय करके वहाँ का जो चीफ कमिश्नर थे उसको हेनरी लॉरेंस को बनाया था। अवध का जो अंतिम नवाब थे वो कौन थे? वाजिद अली शाह थे। लॉर्ड डलहौजी ने भारत के मुगल बादशाह को लाल किला छोड़ने के लिए, उपाधि छोड़ने के लिए और उत्तराधिकारी घोषित करने की जो नीतियां थी उनको त्यागने के लिए कहा था। यहाँ तक थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू। धन्यवाद।